नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने HPSC द्वारा 1 जून 2025 को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र का समाधान लेकर। मेरे द्वारा बताए जा रहे उत्तरों में यदि कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में प्रमाण सहित अवश्य बताएं, जिससे उसे सही किया जा सके। इस पेपर हेतु आयोग ने हिंदी साहित्य के UGC नेट JRF का ही पाठ्यक्रम लागू किया था, किंतु आयोग द्वारा जिस प्रकार यह पेपर तैयार किया गया है वैसा पेपर आज तक UGC नेट JRF तक में नहीं बना है। इस प्रश्न पत्र में जहां भाषा से कोई प्रश्न ही नहीं दिया गया, वहीं काव्यशास्त्र पर भी कुछ प्रश्न ही दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आयोग द्वारा दिए गए हैं वे कथनों पर आधारित हैं, और जिन्होंने यह पेपर दिया होगा उन्हें मालूम होगा कि इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर खोजना आसान नहीं है, क्योंकि यह पेपर ही इस तरह का है जिसमें अधिकांश प्रश्नों में टाइपिंग एरर अर्थात टंकन की त्रुटियां देखी जा सकती हैं। फिर भी जितना हो सका मैं आपके सामने इन प्रश्नों के हल लेकर प्रस्तुत हूँ, जिनसे आपके मन में कुछ प्रश्नों को लेकर जो दुविधा होगी उसका समाधान हो सके। तो चलिए चलते हैं इस कड़ी में पहले प्रश्न की ओर। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमित एक दूसरे के पीछे घूमती रही है। इस उद्धरण का संबंध इनमें से किस नाटक से है? यहाँ पहले ही प्रश्न में हम टाइपिंग एरर को देख सकते हैं, जहाँ नियमित शब्द की जगह नियमबद्ध शब्द होना चाहिए था। वहीं इस प्रश्न का उत्तर है अंजो दीदी। नाटक में यह कथन अंजो दीदी अनीमा से कहती है। अगला प्रश्न है, नौकरों को सदा साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे घर के भाग्य का पता देरी से चलता है, वैसे ही मालिकों के स्तर का पता नौकरों के पहनावे से लगता है। अंजो दीदी नाटक में यह कथन किस पात्र का है? इस प्रश्न का उत्तर होगा B, अंजलि। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर की पंक्तियाँ हमने बगावत की, जिंदगी कस के हमने परवाह कभी की न किसी की का उल्लेख इनमें से किस उपन्यास में किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा B, जिंदगी नामा। अगला प्रश्न है, रिपुदमन और सर्वदमन नामक पात्रों का संबंध इनमें से किस उपन्यास से है? इस प्रश्न का उत्तर है C, राग दरबारी। अगला प्रश्न है, उच्च बुद्धिजीवियों के पुस्तकालय ऐसे स्वर्ग हैं जहां अखंड पुण्य से ही हिंदी की रचना प्रवेश पा सकती है, और पा लेने पर भी वह विदेशी पवित्र आत्माओं के बीच में कोई स्थान नहीं बना पाती। यह उद्धरण महादेवी वर्मा की किस पुस्तक की भूमिका से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर है D, दीपशिखा। यह उद्धरण महादेवी वर्मा की पुस्तक दीपशिखा की भूमिका में दूसरे पृष्ठ पर दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, छायावाद एक प्रकार से अजन्मा कुलशील बालक रहा, जिसे सामाजिकता का अधिकार ही नहीं मिल सका, लेकिन उसने आकाश, तारे, सूरज, निर्झर आदि से आत्मीयता का संबंध जोड़ा और उसी संबंध को अपना परिचय बनाकर मनुष्य के हृदय तक पहुँचने का प्रयत्न किया। यह कथन किस साहित्यकार का है? इस प्रश्न पर अभी संदेह बना हुआ है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अतः बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपनी पुस्तक का नाम संस्कृति के 4 अध्याय रखने से पूर्व रामधारी सिंह दिनकर ने किस शीर्षक पर विचार किया था? इस प्रश्न का उत्तर है B, भारतीय संस्कृति के 4 सोपान।
इस पुस्तक की भूमिका जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, उससे पूर्व लेखक रामधारी सिंह दिनकर पुस्तक के संदर्भ में 2 शब्द लिखते हैं, जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों के आधार पर यह प्रश्न गलत ठहरता है, क्योंकि विकल्पों में दिए गए ए, बी और सी ऑप्शन संगत है और ऑप्शन डी असंगत है, क्योंकि चतुर्थ अध्याय में 18 नहीं अपितु 17 प्रकरण है। वहीं प्रथम अध्याय में 3 प्रकरण, द्वितीय अध्याय में 7 प्रकरण और तृतीय अध्याय में 12 प्रकरण है। अतः प्रश्न में संगत की जगह असंगत विकल्प का चयन कीजिए होना चाहिए था। ऐसे में आयोग द्वारा इस प्रश्न को डिलीट किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत और कमला के पुत्र का नाम नीलोत्पल किसने रखा था? इस प्रश्न में टाइपिंग एरर देखी जा सकती है, जहां इस प्रश्न के विकल्पों में डॉक्टर मल्लिका की जगह डॉक्टर ममता होना चाहिए था। अतः इस प्रश्न का उत्तर ए डॉक्टर मल्लिका मानकर चला जा सकता है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में वासुदेव जी रेलवे स्टेशन पर जाती किताब पुस्तक कितने पैसे में खरीदते हैं? उपन्यास में वासुदेव जी रेलवे स्टेशन पर जाती किताब 20 पैसे में खरीदते हैं, जबकि प्रश्न में पैसे नहीं अपितु आने शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर दे पाना कठिन है, क्योंकि एक आने का मूल्य लगभग 6 पैसे माना गया है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के अनुसार रोहित स्टेशन से मैरीगंज जाने के लिए कितने कोस पूर्व दिशा में चलकर बूढ़ी कोसी नदी को पार करना होता था? इस प्रश्न में भी टाइपिंग एरर देखा जा सकता है, क्योंकि उपन्यास में रोहित स्टेशन नहीं अपितु रोहतहट स्टेशन का वर्णन किया गया है। वहीं इस प्रश्न का उत्तर होगा डी 7 कोस। अगला प्रश्न है, अय्यासी तो रईस की शोभा है, वह रईस ही क्या जो अय्यास न हो, यह कथन इनमें से किस उपन्यास से उद्धृत है? इस प्रश्न का उत्तर है बी गोदान। गोदान के अध्याय 22 में यह कथन उद्धृत है। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, नारी हृदय धरती के समान है, जिसमें मिठास भी मिल सकती है कड़वापन भी, उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो, इस उद्धरण का संबंध इनमें से किस उपन्यास से है? इस प्रश्न का उत्तर है डी गोदान। उपन्यास में यह कथन मेहता द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं अथवा प्रसंग अवश्य है, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं है। यह स्वीकृति किस उपन्यास की भूमिका से उद्धृत है? इस प्रश्न का उत्तर है बी झूठा सच। अगला प्रश्न है, देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के हाथ में है। झूठा सच उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? इस प्रश्न का उत्तर है डी डॉक्टर नाथ अर्थात डॉक्टर प्राणनाथ। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में संस्कृत के किस प्रसिद्ध कवि के पद धर्मोपदेशाचार्य का उल्लेख किया गया है? इस प्रश्न में धर्मोपदेशाचार्य की जगह दंतवीनोपदेशाचार्य होना चाहिए और इसका उत्तर होगा बी बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी में लेखक अपनी मुंह बोली बहन मालती से मिलने कितने वर्ष बाद जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है सी
4 वर्ष, अर्थात कहानी में लेखक अपनी बहन मालती से मिलने 4 वर्ष बाद जाता है। अगला प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी में गुसाई किस महीने में मिलिट्री की नौकरी से एनुअल लीव लेकर पहली बार अपने गांव आया था? इस प्रश्न का उत्तर है डी, बैसाख, अर्थात कहानी में गोसाई मिलिट्री की नौकरी से एनुअल लीव लेकर पहली बार बैसाख महीने में अपने गांव आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिंदे कहानी में नतिका का हरीश नेगी से पहली बार परिचय किस क्लब में हुआ था? इस प्रश्न में भी टाइपिंग एरर को स्पष्ट देखा जा सकता है, क्योंकि कहानी की नायिका नतिका नहीं अपितु लतिका है। वहीं इस प्रश्न का उत्तर देखें तो इसका उत्तर होगा सी, बेनागा क्लब। यहाँ बेनागा क्लब की जगह बीला नागा क्लब होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, हरियाणी माए हरियाणी भेने हरियाते भागी भरिया है। इस गीत का संबंध इनमें से किस कहानी से है? इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, चीड़ की दाफत। यहाँ चीड़ की जगह चीफ शब्द का प्रयोग होना चाहिए, अर्थात इस प्रश्न में भी टाइपिंग मिस्टेक देखी जा सकती है, जिसकी भरमार इस पूरे प्रश्न पत्र में है। अगला प्रश्न है, एक धरातल ऐसा भी होता है जहाँ निजी और व्यापक का बाह्य अंतर मिट जाता है, वे भिन्न नहीं रहते, कथ्य भिन्न भिन्न, यह तो व्यापक सत्य है। जिसकी निजी उपलब्धि मैंने की है, उसकी मर्यादा इसी में है कि वह पुनः व्यापक हो जाए। यह उद्धरण किस नाटक की भूमिका से उद्धृत है? इस प्रश्न का उत्तर है बी, आधे अधूरे। यह उद्धरण आधे अधूरे नाटक की भूमिका से उद्धृत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है, वह भी आत्मघात है। अंधा युग नाटक के इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है बी, विदुर 5वें अंक में, अर्थात यह कथन अंधा युग नाटक के 5वें अंक में विदुर द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। अंधा युग नाटक के इस कथन के संदर्भ में संगत विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है डी, व्यास 4थे अंक में, अर्थात अंधा युग नाटक के 4थे अंक में यह कथन व्यास द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए शुद्ध साहित्य की अवधारणा बैठे ठाले का विलास है, यह अभिमत किस प्रसिद्ध साहित्यकार का है? इस प्रश्न का उत्तर है बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है बी, तीसरा अंक अरण्य, क्योंकि नाटक में तीसरा अंक अरण्य नहीं अपितु जंगल है। अगला प्रश्न है, ऊंच नीच सब एक समाना, मानुष ब्रह्म ज्ञान विस्तार। अंधेर नगरी नाटक की ये पंक्तियाँ किस अंक से उद्धृत है? प्रश्न में दी गई ये पंक्ति, इसमें भी टाइपिंग एरर दिखाई पड़ता है। वहीं इस प्रश्न का उत्तर है बी, अरण्य, जो नाटक का 5वां अंक है। अगला प्रश्न है, पुरुष ने स्त्री की कमजोरी को उसका गुण बना दिया और वह उसी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर बैठी। इस कथन के संदर्भ में विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, चंद्रिका सिंदूर की होली में। यहाँ चंद्रिका शब्द गलत है, जबकि इसकी जगह चंद्रकला शब्द होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या
का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया है। सिंदूर की होली नाटक में यह कथन किसका है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, मनोज शंकर। सिंदूर की होली नाटक में यह कथन मनोज शंकर का है। अगला प्रश्न है, पुरुष का सबसे बड़ा रोग है स्त्री और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही इसका विकास भी हुआ। सिंदूर की होली नाटक में यह कथन किस पात्र का है? जिसका उत्तर होगा सी, मनोरमा। सिंदूर की होली नाटक में यह कथन मनोरमा का है। अगला प्रश्न है, आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक चाहिए, विवेक और धीरज। महाभोज नाटक में यह कथन किस पात्र का है? इस प्रश्न का उत्तर है बी, दादा साहब, जहां दादा की जगह दा साहब होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, उस भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। यह उद्धरण शेखर एक जीवनी भाग 1 के किस खंड से उद्धृत है? इस प्रश्न का उत्तर है ए, उषा और ईश्वर। अर्थात यह उद्धरण शेखर एक जीवनी भाग 1 के उषा और ईश्वर खंड से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, प्यार एक कला है और कला संयम का दूसरा नाम है। किसी भी एक व्यक्ति को इतना प्यार नहीं करना चाहिए कि जीवन में किसी दूसरे उद्देश्य की गुंजाइश न रह जाए। इस उद्धरण का संबंध शेखर एक जीवनी भाग 2 के किस खंड से है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, धागे, रस्सियाँ, गुंजार। अर्थात इस उद्धरण का संबंध शेखर एक जीवनी भाग 2 के धागे, रस्सियाँ तथा गुंजार खंड से है। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के उन्नायक विलियम एम्पसन ने किस तत्व को काव्य भाषा के प्राणत्व के रूप में स्वीकार किया है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, अनेकार्थता। अर्थात विलियम एम्पसन ने अनेकार्थता को काव्य भाषा के प्राण तत्व के रूप में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य विचारक क्रोचे की कृति एम्फेटिक इटालिक भाषा में कब प्रकाशित हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर है बी, 1902 ईस्वी में। क्रोचे द्वारा रचित रचना एम्फेटिक इटालिक भाषा में 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत से सर्वाधिक निकटता रखता है? इस प्रश्न में संदेह बना हुआ है क्योंकि रामचंद्र तिवारी के अनुसार लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र के रस सिद्धांत से सर्वाधिक निकटता रखता है, जबकि विकल्प में रस सिद्धांत है ही नहीं। अतः देखते हैं कि आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर क्या माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वस्तुतः रूपवाद कलावाद का ही दूसरा नाम है। इस कलावाद ने समीक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कहर ढाया है। साहित्य को जीवन से अलग करके केवल संरचना तक ही सीमित कर देना प्रतिक्रियावादी मनोवृत्ति की चरम सीमा है। यह अभिमत किस प्रसिद्ध आलोचक का है? इस प्रश्न का उत्तर है बी, डॉक्टर बच्चन सिंह। अर्थात रूपवाद के संदर्भ में यह अभिमत डॉक्टर बच्चन सिंह का है। अगला प्रश्न है, करणदेव प्रसाद जिन्हें शक्ति कहते सब कोई, विप्ति अरु अभ्यास मिली, त्रय बिन काव्य न होई। काव्य हेतु के संबंध में यह विचार किस हिंदी आचार्य का है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, सुखदेव मिश्र। अर्थात सुखदेव मिश्र ने
काव्य हेतु के संबंध में यह विचार रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार हिंदी रीतिकालीन कवि तिरुचराम और प्रभा प्रसाद क्रम से किस काव्य सिद्धांत के समर्थक हैं? टाइपिंग मिस्टेक के कारण इस प्रश्न को समझ पाना कठिन है, क्योंकि प्रश्न में जिन दो रीतिकालीन कवि अर्थात तिरुचराम और प्रभा प्रसाद का जिक्र किया गया है, वे कौन है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः यह प्रश्न संदेह के घेरे में जाता है। अगला प्रश्न है, अनौचित्याद्रतेनानद्य रसभंगस्य कारणम औचित्योपनि बद्धस्तु रस्योत्तम पर। औचित्य पर यह अभिमत किस आज संस्कृत आचार्य ने प्रकट किया है? औचित्य पर आधारित इस पद में भी कुछ टाइपिंग त्रुटियां हैं। वहीं इस प्रश्न का उत्तर है आचार्य आनंदवर्धन, अर्थात औचित्य पर आधारित इस अधिमत को आचार्य आनंदवर्धन ने प्रकट किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समय जा रहा और काल है आ रहा, सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि समय जा रहा और काल है आ रहा में विरोधाभास अलंकार है, वहीं सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा में वक्रोक्ति अलंकार है। अतः इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा यह कह पाना कठिन है। तो देखते हैं आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर क्या माना जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने मुख्य रूप से 3 ही काव्य दोष माने हैं, अतः इनमें से असंगत कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है ए अन्वय दोष, क्योंकि आचार्य मम्मट ने मुख्य रूप से 3 ही काव्य दोष माने हैं, जिनमें पद, अर्थ और रस दोष है, जहाँ पद जो है शब्द दोष में सम्मिलित हो जाता है। अगला प्रश्न है, काव्य का महत्व तो काव्य के अंगगत ही है, किसी बाहरी वस्तु में नहीं। काव्य और साहित्य की स्वतंत्र सत्ता है। काव्य तो मानव की उद्भावनात्मक या सृजनात्मक शक्ति का परिणाम है। उसके उत्कर्ष अपकर्ष का नियंत्रण बाह्य स्थूल व्यापार या बाह्य बौद्धिक संस्कार और आदर्श थोड़ी ही मात्रा में कर सकते हैं। यह अभिमत इनमें से किस प्रसिद्ध आलोचक से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर है बी पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, अर्थात काव्य के संबंध में यह अभिमत पंडित नंद दुलारे वाजपेयी का है। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, मेघ की तरह उन्होंने विश्व से ज्ञान राशि को संचित कर और उसकी वर्षा कर समय साहित्योद्यान को हरा भरा कर दिया। वर्तमान साहित्य उन्हीं की आराधना का फल है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में यह अभिमत हिंदी साहित्य के किस प्रसिद्ध विद्वान का है? इस प्रश्न का उत्तर है बी पद्मनाथ पुन्नालाल बख्शी, अर्थात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में यह अभिमत पद्मनाथ पुन्नालाल बख्शी द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, आज के साहित्य के समाजशास्त्र के विकास की 2 धाराएं हैं। एक धारा में साहित्य में समाज की अभिव्यक्ति की खोज होती है, उसे हम मीमांसावादी धारा कह सकते हैं। दूसरी में साहित्य की सामाजिक स्थिति का विवेचन होता है, वह अनुभववादी धारा है। यह मान्यता हिंदी साहित्य के किस प्रसिद्ध आलोचक की है? इस प्रश्न का उत्तर है ए डॉक्टर मैनेजर पांडे। डॉक्टर मैनेजर पांडे की यह मान्यता उनके लेख साहित्य और समाजशास्त्रीय दृष्टि में देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, मौलिकता का मूल्य नामक निबंध के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर है सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध साहित्य शिखर में संकलित है। अगला प्रश्न है,
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन कब किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर है सी, सन 1966 ईस्वी। अर्थात सन 1966 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है, जीना शब्द मूल रूप से किस भाषा का है? जिसका उत्तर होगा बी, फारसी। जीना शब्द अरबी फारसी शब्द है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार 11वीं से 15वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान वर्तमान भारत के किस राज्य में हिंदी मिश्रित संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था? इस प्रश्न का उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। वहीं इसमें कुछ मध्य प्रदेश का भी भाग शामिल है। इस क्रम में अगला प्रश्न है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है सी, अनुच्छेद 351। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है बी, प्रवासी। संपादक रमाचंद चट्टोपाध्याय। जबकि अन्य सभी विकल्प आवारा मसीहा के संदर्भ में संगत है। अर्थात आवारा मसीहा में भारती के संपादक सौरेंद्र मोहन मुखर्जी, देश दर्शन के संपादक विश्वजीत, वहीं बिंदु दर्शन के संपादक शैलेश चंद्र मजूमदार हैं। अगला प्रश्न है, शरतचंद्र व्यक्ति और कलाकार पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? इस प्रश्न में भी टाइपिंग एरर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जहां शरतचंद्र की जगह शरतचंद्र किया हुआ है। वहीं इस प्रश्न का उत्तर है सी, ईलाचंद्र जोशी, जहां ईलाचंद्र की जगह इत्याचंद्र जोशी किया हुआ है। इस प्रश्न पत्र में जितनी टाइपिंग एरर दिखाई पड़ती है, शायद ही इससे पहले किसी पेपर में इतनी टाइपिंग एरर दिखाई पड़ती हो। यही कारण है कि इस प्रश्न पत्र में न जाने कितने ही प्रश्न डिलीट होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगा नहाई धर्म हो पापू जा, जस जस धर्म बढ़ तस तस पापू घट, जब जब धर्म बढ़ तब तब पापू ओहट। प्राचीन हिंदी गद्य का यह स्वरूप इनमें से किस पुस्तक में प्राप्त होता है? यह प्रश्न भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर या तो वर्ण रत्नाकर या राउरवेल होगा। अतः इन दोनों में इस प्रश्न का उत्तर क्या है, यह अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, उनकी भावुकता सदा बुद्धि के प्रकाश में ही पनपी है। आचार्य शुक्ल के निबंधों को लक्ष्य करके यह मंतव्य किस विद्वान ने प्रकट किया है? इस प्रश्न का उत्तर है ए, पंडित केशव प्रसाद मिश्र। अर्थात आचार्य शुक्ल के निबंधों को लक्ष्य करके यह मंतव्य पंडित केशव प्रसाद मिश्र ने प्रकट किया है। अगला प्रश्न है, उनके पास श्रेष्ठ निबंध लेखन के लिए आवश्यक सभी गुण विद्वता, दृढ़ता, यायावरी वृत्ति, लोक कथा प्रेम, सूक्ष्म विचार शक्ति और गद्य काव्य की शैली विद्यमान है। साहित्यकार शिव प्रसाद सिंह के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? इस प्रश्न का उत्तर भी संदेह के घेरे में है। वहीं इस प्रश्न पत्र में जहां अधिकांश प्रश्न बच्चन सिंह के इतिहास से पूछे गए हैं, इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर बच्चन सिंह हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वस्तुतः
चंद्रकांता दो युगों के उस संधि काल पर खड़ी है जहाँ से एक युग ढह रहा है और दूसरा उभर रहा है। तब करके यह कृति दयनीय महानाट्य की नहीं, उस नई सुबह की पहली दास्तान है जिसमें उस समय के भारत की अंगड़ाइयाँ सुरक्षित है। हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास में चंद्रकांता के महत्व को स्वीकार करते हुए यह अभिमत किस विद्वान ने दिया है? इस प्रश्न का उत्तर भी संदेह के घेरे में है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो अतः देखते हैं कि आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर क्या माना जाता है। वहीं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रभा खेतान के उपन्यास आओ पेपे घर चले में अमेरिका के 3 शहरों का चित्रण हुआ है। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए असंगत शहर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है सी, कैलिफोर्निया, अर्थात लॉस एंजल्स, सेंट लुइस और न्यूयॉर्क शहर का चित्रण आओ पेपे घर चले में किया गया है। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी विशेषांक का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है बी, आधार पत्रिका, अर्थात सचेतन कहानी विशेषांक का प्रकाशन आधार पत्रिका में हुआ था। अगला प्रश्न है, यहाँ हाथी रहते थे कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, गीतांजलि श्री, जो वर्तमान में हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका के रूप में उभरी हैं। अगला प्रश्न है, शंकर शेष के नाटक एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है सी, 1977 ईस्वी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर निर्मला जैन की आत्मकथा जमाने में हम का प्रकाशन वर्ष क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है बी, 2015 ईस्वी, अर्थात डॉक्टर निर्मला जैन की आत्मकथा जमाने में हम का प्रकाशन वर्ष 2015 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामकृष्ण परमहंस कल्पवृक्ष की उत्सव लीला नामक जीवनी पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, कृष्ण बिहारी मिश्र, अर्थात रामकृष्ण परमहंस कल्पवृक्ष की उत्सव लीला नामक जीवनी पुस्तक के रचनाकार श्री कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रदक्षिणा नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर है सी, शिव प्रसाद गुप्त। पृथ्वी प्रदक्षिणा नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक शिव प्रसाद गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित इन तीनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। ये विचार किस साहित्यकार के हैं? इस प्रश्न का उत्तर है डी, बनारसी दास चतुर्वेदी, अर्थात संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित के संबंध में यह विचार बनारसी दास चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर माधव प्रसाद पांडे द्वारा रचित स्वर्णनेरा नामक पुस्तक किस विधा की रचना है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, गद्य गीत। डॉक्टर माधव प्रसाद पांडे द्वारा रचित स्वर्णनेरा नामक पुस्तक गद्य गीत है। अगला प्रश्न है, मैं आश्वस्त हूँ कि 6वें 7वें दशकों की साहित्यिक सक्रियता की कहानी जब धैर्य और धीरज से समझ और संवेदना के साथ कही जाएगी तो इस चयन का उसमें उल्लेखनीय स्थान होगा। प्रसिद्ध साहित्यकार अशोक वाजपेयी की यह टिप्पणी इनमें से किस पत्र संग्रह के संदर्भ में है? देखा जाए तो इस प्रश्न का संबंध यूजीसी नेट जेआरएफ व एचपीएससी के पाठ्यक्रम से नहीं है, क्योंकि दिए गए विकल्पों में कोई भी रचना पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। अतः इन रचनाओं से इस तरह की टिप्पणी को पूछना उचित नहीं है।
फिर भी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर बी अथवा सी में से होगा। अगला प्रश्न है, विवेकी राय ने सन 1958 से 1971 ईस्वी तक किस पत्र के साप्ताहिक संस्करण में मनबोध मास्टर नाम से नियमित डायरिया लिखी थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा बी आज, अर्थात आज नामक पत्र में विवेकी राय ने सन 1958 से 1971 ईस्वी तक मनबोध मास्टर नाम से नियमित डायरिया लिखी थी। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, गाँवों के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र संपादक कुमुद शर्मा नामक साक्षात्कार पुस्तक में मिश्र जी के कुल कितने साक्षात्कार संकलित हैं? यह प्रश्न भी पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न है, क्योंकि यहाँ अगर यह रचना किसकी है यह पूछना तो फिर भी सार्थक लगता है, किंतु पुस्तक के अंदर से इस तरह का प्रश्न आना, जबकि यह रचना पाठ्यक्रम में भी शामिल नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। वहीं इस पुस्तक में साक्षात्कारों की संख्या भी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, अतः इस प्रश्न का उत्तर ए या बी होगा, जो कि संदेह की दृष्टि में है। अतः देखते हैं कि आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर क्या माना जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर दास द्वारा रचित बीजक की सबसे पुरानी प्रति किस मठ में प्राप्त होती है? इस प्रश्न का उत्तर है सी धनोती मठ। बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में यह स्पष्ट रूप से दिया गया है। अगला प्रश्न है, मधुर भाव भाषा विचित्र अति ललित गीत गावे चितचोरी श्री वृंदावन धाम तीन पूरब सुलभ समीर गति धोरी, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का उत्तर है बी स्वामी हरिदास, जिसे भी बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय को रीतिकाव्य की संज्ञा दी है? इस प्रश्न का उत्तर है बी 7वें, अर्थात जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 7वें अध्याय को रीतिकाव्य की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह के अनुसार किस रीतिकालीन कवि ने मुख्यतः दो ऋतुओं वसंत और पावस का ही चित्रण अपने काव्य में किया है? इस प्रश्न का उत्तर भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर सेनापति एवं द्विजदेव में से होगा। अतः देखते हैं कि आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर क्या माना जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें एक ब्राह्मण कुमारी और निषाद कुमार का स्वच्छ प्रेम है। इस तरह यह जाति प्रथा को तोड़ने का एक रचनात्मक प्रयास सिद्ध होता है। इस उद्धरण के संदर्भ में विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह स्वामा स्वप्न के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, महाकुंभ में देखा मैंने मानव कानन मानचित्र था भारत का रेखांकित आनन, आने दो यदि महाकुंभ में जन आता है कुछ तो अपने मन का परिवर्तन पाता है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का उत्तर है सी त्रिलोचन शास्त्री। अगला प्रश्न है, उनके निबंधों के मूल में करुणा है, मानुष भाव है, मन का वैपुल्य है, अनासक्ति जीवनाशा है, जिसमें भारतीय संस्कृति की अंतः सलीला का प्रवाह है। इस उद्धरण के संदर्भ में विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। यह प्रश्न भी संदेह के घेरे में है, अतः देखते हैं कि आयोग द्वारा इस प्रश्न का क्या उत्तर माना जाता है।
अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी विचारधारा में बहुप्रयुक्त पेटी बुर्जुआ शब्द मूलतः किस भाषा से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर है बी, फ्रेंच भाषा। अर्थात मार्क्सवादी विचारधारा में बहुप्रयुक्त पेटी बुर्जुआ शब्द मूलतः फ्रेंच भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, अर्थात गांधीवाद को किशोरीलाल मसरूवाला ने 4 भागों में विभाजित किया है। गांधीवादी विचारधारा से संबंधित यह तथ्य असंगत है, क्योंकि गांधीवाद को किशोरीलाल मसरूवाला ने 4 नहीं अपितु 3 भागों में विभाजित किया है। वहीं प्रश्न में दिए गए अन्य सभी विकल्प गांधीवादी विचारधारा से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध, चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं न कहीं यातना भोगी हो गए हैं। यह विचार किस उपन्यास की भूमिका से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास की भूमिका से संबंधित इस विचार में केवल यातना भोगी शब्द शामिल नहीं है अपितु बाकी सेम है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास कुल कितने अध्यायों में विभक्त है? इस प्रश्न का उत्तर है सी, 16। आपका बंटी उपन्यास 16 अध्यायों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, यदि सूरसागर को हम रससागर कहें तो बेखटके कह सकते हैं, यह अभिमत किस आलोचक का है? इस प्रश्न का उत्तर है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित रचना साहित्यिकी में जिस अन्य कवियों के लेख छापे गए हैं, उसी पुस्तक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सूरदास पर आधारित लेख, जिसमें यह कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मनुष्यत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति 2 वृत्तियों के मेल में होती है। इनमें से संगत वृत्ति युग्म का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है बी, रागात्मकता और बौद्ध वृत्ति, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मनुष्य की पूर्ण अभिव्यक्ति 2 वृत्तियों बौद्ध और भाव के मेल में होती है। अतः इस प्रश्न का उत्तर बी, रागात्मकता और बौद्ध वृत्ति होगा। अगला प्रश्न है, सूरदास के पद व्यादनाद कही जाने हरनी करसायत की नारी पंक्ति में प्रयुक्त करसायत शब्द का तात्पर्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है ए, शिकारिन। सूरदास के पद में प्रयुक्त करसायत शब्द का तात्पर्य है का शिकारिन। अगला प्रश्न है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का उद्घोषक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। स्कंदगुप्त नाटक के इस संवाद के संदर्भ में निम्न विकल्पों पर विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है बी, द्वितीय अंक देवसेना द्वारा। अर्थात स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद द्वितीय अंक में देवसेना द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, उबारोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रखा था दूंगा मैं अवतार। स्कंदगुप्त नाटक के इस गीत के संबंध में अंक और दृश्य के संगत युग्म का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है सी, प्रथम अंक षष्ठ दृश्य। अर्थात स्कंदगुप्त नाटक के संबंध में यह गीत प्रथम अंक के छठे दृश्य में है। अगला प्रश्न है, सच है आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की जननी है, परंतु मनुष्यता भी कोई वस्तु है,
यह कथन इनमें से किस नाटक से उद्धृत है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, स्कंदगुप्त। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, भारद्वाजाश्रम नाटक के 5वें अंक में भारद्वाज की चढ़ाई से निपटने का उपाय सोचने हेतु कुल कितने सदस्यों की समिति की बैठक होती है? यहाँ देखने योग्य बात यह है कि इस प्रश्न को समझने में ही काफ़ी समय लग गया जब आगे भारत दुर्दशा से संबंधित अन्य प्रश्नों के विकल्प देखे गए, क्योंकि इस प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक में भारत दुर्दशा को भारद्वाजाश्रम कर दिया गया है। अतः हो सकता है कि आयोग द्वारा भारत दुर्दशा से संबंधित सभी प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाए। वहीं हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, 7, अर्थात भारत दुर्दशा नाटक के 5वें अंक में भारद्वाज की चढ़ाई से निपटने का उपाय सोचने हेतु कुल 7 सदस्यों की समिति की बैठक होती है। अगला प्रश्न है, लपट जाए दहिंद खाक में हम कादरों को क्या, ए मीर जर्फ ए रंज उठाना नहीं अच्छा। भारत दुर्दशा नाटक की इस पंक्ति के संदर्भ में संगत विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न में भारत दुर्दशा ही नहीं अपितु इससे संबंधित पंक्ति में कायरों की जगह कादरों शब्द को देखा जा सकता है। वहीं इस प्रश्न का उत्तर है बी, चौथा अंक, हास्य द्वारा। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ हास्य द्वारा की जगह आलस्य द्वारा होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के 6ठे अंक में भारत भाग्य जागो जागो रे भाई सोवत नलस बैस गंवाई गीत को किस राग में गाते हुए आया है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, राग चैती गोरी। भारत दुर्दशा के संबंध में यह गीत राग चैती गोरी राग में गाया गया है। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के अनुसार रामलीला कराने से पूर्व तुलसीदास जी ने काशी में कौन सी लीला नहीं करवाई थी? यह प्रश्न विकल्पों के आधार पर गलत ठहरता है, क्योंकि इस प्रश्न में लीला नहीं करवाई थी की जगह करवाई थी होना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामलीला करवाने से पूर्व काशी में नाग नाथैया व नरसिंह लीला करवाई थी। प्रश्न में दिए गए अन्य विकल्प लीला नहीं करवाई थी से संबंधित हैं, अतः यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस उपन्यास का समापन किस तिथि को किया था? इस प्रश्न का उत्तर है बी, 23 मार्च 1972 ईस्वी। 23 मार्च 1972 ईस्वी को रामनवमी का दिन था। वहीं उपन्यास से संबंधित यह महत्वपूर्ण तथ्य उपन्यास की भूमिका में दिया गया है। अगला प्रश्न है, नित्य जीवन छवि से हो दीप्ति विश्व के करुणा कामना मूर्त स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में सृष्टि। पंक्तियां कामायन के किस सर्ग से संबंधित है? कामायनी से संबंधित इस पंक्ति में भी टाइपिंग एरर देखी जा सकती है, जहां नित्य जीवन छवि से हो दीप्ति की जगह नित्य यौवन छवि से हो दीप्ति होना चाहिए। वहीं इस पंक्ति की अंतिम लाइन प्रकट करती जो जड़ में सृष्टि की जगह प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति शब्द होना चाहिए। वहीं इस प्रश्न का उत्तर है सी, श्रद्धा सर्ग, अर्थात कामायनी से संबंधित ये पंक्तियां श्रद्धा सर्ग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी के सर्गों के अनुक्रम के संबंध में संगत विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है ए, ईड़ा संघर्ष दर्शन आनंद। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जिनके
क्रम अनुसार इस प्रश्न का उत्तर होगा ईड़ा, संघर्ष, दर्शन एवं आनंद। अगला प्रश्न है, छंदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की किस प्रकार की व्याख्या प्राप्त होती है? इस प्रश्न का उत्तर है बी, भाव मूलक, क्योंकि उपनिषद में मनु और श्रद्धा को जीवन के सिद्धांतों और कर्मों के प्रति सच्चे भाव और समर्पण के रूप में दर्शाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा भाव मूलक। अगला प्रश्न है, ब्रह्म और माया संबंधित सिद्धांत की श्रेष्ठ सांकेतिक अभिव्यक्ति निराला की किस कविता में प्राप्त होती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, आध्यात्म गीत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कीट्स ने नाइटिंगेल और शैली ने स्काईलार्क पक्षियों को अमर कर दिया, वैसे ही जूही, बेला या नरगिस का नाम लेते ही निराला का स्मरण हो आता है। यह मंतव्य किस आलोचक से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, रामविलास शर्मा। निराला से संबंधित यह मंतव्य डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। कवि सुमित्रानंदन पंत की यह स्वीकृति उनके किस पुस्तक की भूमिका में लिखित है? इस प्रश्न का उत्तर है ए, पल्लव। सुमित्रानंदन पंत की यह स्वीकृति उनके द्वारा रचित पल्लव की भूमिका में लिखित है। अगला प्रश्न है, ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है, कला ने भाव विवेचन, जन है, जग है, श्रद्धा, काम, इच्छाएं, जीवन साधन। ये पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत की किस कविता से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर है ए, ग्राम्य अर्थात ग्राम दृष्टि। सुमित्रानंदन पंत की यह पंक्तियां ग्राम्य कविता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में प्रयुक्त भास्वजन्य रत्नाति महासधिष्णु पद का क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का उत्तर है सी, जहाँ रत्न और औषधियाँ चमकती है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में प्रयुक्त इस पद का तात्पर्य है जहाँ रत्न और औषधियाँ चमकती हैं। अगला प्रश्न है, कभी अपरिचित आकृतियाँ बहुत परिचित जान पड़ती है और कभी परिचित आकृतियाँ भी परिचित नहीं लगती। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किस पात्र का है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, विलोम। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन विलोम द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माटी गूंथी जाती है तब तक मूर्ति गढ़ी जाती है। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में यह प्रसिद्ध कथन है, जिसमें भी यहाँ त्रुटियां देखी जा सकती हैं, अतः सही कथन इस प्रकार होगा, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाता है। वहीं इस प्रश्न का उत्तर है बी, तृतीय अंक षष्ठ दृश्य में, अर्थात चाणक्य द्वारा यह कथन चंद्रगुप्त नाटक में तृतीय अंक के छठे दृश्य में कहा गया है। अगला प्रश्न है, धर्माधर्म धम्बिश्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। चंद्रगुप्त नाटक के इस प्रसिद्ध उद्बोधन गीत के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न में भी टाइपिंग मिस्टेक को स्पष्ट देखा जा सकता है, जहां हिमाद्री तुंग की जगह धर्माधर्म दम्भी शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं इस प्रश्न का उत्तर है सी, चतुर्थ अंक षष्ठ दृश्य में, अर्थात चंद्रगुप्त नाटक
से संबंधित यह प्रसिद्ध गीत नाटक में चतुर्थ अंक के छठे दृश्य में आता है, जो अलका द्वारा गाया गया है। इसी प्रश्न के साथ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ प्रश्न पत्र के अधिकांश प्रश्नों के उत्तर आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन एक उच्च स्तरीय परीक्षा हेतु यह पेपर कितना सही है या जिसने भी यह पेपर बनाया है, क्या बच्चों को भी वे इसी प्रकार पढ़ाते हैं, यह सोचनीय है। इस वीडियो का अंत यहीं करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहे एवं इसी तरह की और वीडियो देखने व सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे और आपके चैनल हिंदी साहित्य अड्डा से।